हेलो एवरीवन। तो हम हमारा चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसमें डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्स को और प्रोटोजोन्स को। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है स्लाइम मोल्ड्स। अगर हम स्लाइम मोल्ड्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दीज आर सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि डेड और डीके मटेरियल पे, सड़े गली चीजों पर ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा दीज आर सेप्रोट्रॉफिक मीन्स ग्रो अपॉन डेड एंड decaying मेटल। उसके बाद स्लाइम मोल्स में जो ट्रू सेल वॉल होती है वो क्या होती है? एब्सेंट। स्लाइम मोल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रू सेल वॉल इज एब्सेंट। एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो स्लाइम मोल्स हैं दीज कैन ग्रो सेवरल फीट्स अपॉन ग्राउंड, मतलब ये कॉलोनीज बना लेते हैं और वो ग्राउंड को बहुत ज्यादा सेवरल फीट्स तक कवर कर लेती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कैन ग्रो सेवरल फीट्स अपॉन ग्राउंड। अब जब कंडीशंस फेवरेबल होती है तो स्लाइम मोल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे कि फेवरेबल कंडीशंस तो बहुत सारे स्लाइम मोल्स इकट्ठे हो गए और ये जो कॉलोनी बनी ये होती है प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम में बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, सो वी कैन कॉल इट सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम। सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम। और ये है क्या? स्लाइम मोल्स की कॉलोनी ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। सिनोसिटिक स्टैंड्स फॉर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन जब कंडीशंस होंगी अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस में तो उसने कॉलोनी बना ली प्लाज्मोडियम, लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हुई तो इसके ऊपर ग्रो कर जाती है फ्रूटिंग बॉडीज। जैसे कि ये रहा स्लाइम मोल्ड। इसके ऊपर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अलग अलग बॉडीज का, और इनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और ये फॉर्मेशन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है इनके पास होते हैं स्पोर्स। क्या होते हैं? स्पोर्स। स्लाइम मोल्स ने अनफेवरेबल कंडीशन में बनाई फ्रूटिंग बॉडीज और उन फ्रूटिंग बॉडीज के पास क्या है? स्पोर्स। इन फ्रूटिंग बॉडीज में होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स बहुत सारे होंगे, और ये स्पोर कहां पर प्रेजेंट होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी में। अगर स्पोर्स की बात करें तो ये स्पोर होते हैं डिप्लॉयड, यानी इनमें डीएनए कंटेंट होता है 2n। दीज स्पोर्स आर डिप्लॉयड, इट मींस 2n। अब स्लाइम मोल में तो खुद की सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो इसके स्पोर्स हैं इनके पास बहुत हार्ड रेजिस्टेंट सेल वॉल होती है और ये ईयर्स तक खुद को सरवाइव कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल नहीं है, बट इसके स्पोर के पास बहुत ज्यादा थिक और रेजिस्टेंट सेल वॉल होगी। तो इसके पास क्या है? रेजिस्टेंट सेल वॉल, जिसकी वजह से दीज कैन सरवाइव फॉर ईयर्स। अब डिप्लॉयड स्पोर्स में होती है
स्पोरिक मियोसिस, क्या होगी? स्पोरिक मियोसिस, और इसका जो डीएनए कंटेंट है वो हाफ हो जाएगा और बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर्स थे वो डिप्लॉयड थे और उनके पास थी बहुत ही हार्ड थिक रेजिस्टेंट सेल वॉल, ताकि ये ईयर्स तक सरवाइव कर ले, खुद को प्रोटेक्ट कर ले। फिर जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये फर्दर स्पोरिक मियोसिस को शो करते हैं, अपने डीएनए कंटेंट को हाफ कर लेते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जब इन्हें जर्मिनेट करना होगा, कंडीशंस हो जाएंगी फेवरेबल। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्सल वाया एयर, और जर्मिनेट होके दोबारा से क्या बना लेंगे? एक प्लाज्मोडियम। ये थी हमारे स्लाइम मोल्ड की साइकिल। सबसे पहले प्लाज्मोडियम, उसने अनफेवरेबल कंडीशन में बनाया फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज में थे डिप्लॉयड और रेजिस्टेंट स्पोर्स। डिप्लॉयड स्पोर्स ने स्पोरिक मियोसिस को शो किया और बन गए हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में फर्दर जर्मिनेट कर जाते हैं और वापस से क्या बन जाता है? प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, नेम से पता चल रहा है, प्रोटो यानी प्रिमिटिव, zoans means animals. So we can say protozoans are the primitive relative of animals. Primitive relative of animals. अब जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल नहीं थी, सेम प्रोटोजोन्स के पास भी खुद की कोई सेल वॉल नहीं होती। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी ट्रू सेल वॉल इज एब्सेंट। ट्रू सेल वॉल क्या होती है प्रोटोजोन्स में? एब्सेंट। उसके बाद अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं और प्रीडेटर भी, यानी ये दूसरे एनिमल को किल करके भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहकर भी न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। तो दीज आर हेट्रोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मीन्स these may be predator or parasite. अब प्रोटोजोन्स को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरीज में? 4। So these are divided into 4 categories. और फर्स्ट कैटेगरी है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, नेम से पता चल रहा है इनका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा? अमीबा के जैसा। जैसा कि अमीबा के पास एक फॉल्स फीट होता है, स्यूडोपोडिया होता है, जिससे कि ये प्रे को कैप्चर कर लेता है, सेम वही जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हमें अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास देखने को मिल जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमीबा के जैसा। अमीबा लाइक स्ट्रक्चर। इसके पास होगा फॉल्स फीट कंटेन्स false feet which we call pseudopodia, और ये pseudopodia हेल्प करता है कैप्चर ऑफ प्रे में। जैसे कि कोई फूड पार्टिकल आया तो उसके अराउंड क्या होता है pseudopodia का, और बाद में यही pseudopodia इसको मदद करता है इस पार्टिकल को अपने अंदर लेने में। तो किसमें हेल्प कर रहा है? इसकी कैप्चर ऑफ प्रे में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका।
इस प्रोटोजोन का कैरियर इज हाउस फ्लाई। एंटामीबा हिस्टोलिका जो कि अमेबॉइड प्रोटोजोन है, इसका कैरियर होता है हाउस फ्लाई और ये डिजीज करता है डिजेंट्री या अमीबियासिस। क्या करता है? इसकी डिजीज है डिजेंट्री या अमीबियासिस और इस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं स्टमक पेन या एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसमें पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं और फीवर। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और फीवर। अब नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इनके पास नेम से पता चल रहा है फ्लैजिला होती है और फ्लैजिला किसमें मदद करती है? इनको लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में। दीज कंटेन फ्लैजिला और फ्लैजिला हेल्प करती है helps in locomotion। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। एग्जांपल इज ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोन को कैरी करती है एक फ्लाई और वो फ्लाई है टेस्टी फ्लाई। इसकी कैरियर कौन है? कैरियर इज टेस्टी फ्लाई और इससे डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस। डिजीज इज स्लीपिंग सिकनेस। अगर हम स्लीपिंग सिकनेस की सिम्टम्स की बात करें तो इसमें वही फीवर होगा, हेडेक होगा, प्लस इसमें हमें न्यूरल डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हमारा जो स्लीप साइकिल है, नेम से पता चल रहा है स्लीप जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। तो इसके सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक, कंफ्यूजन और disrupted sleep cycle। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड टाइप इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके नेम से पता चल रहा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में मूवमेंट के लिए क्या होगी? सीलिया। अगर हम सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट को कंपेयर करें तो सीलिया एक यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू फ्लैजिला। तो दीज हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन एंड द रोल ऑफ सीलिया इज कि सीलिया प्रोवाइड्स uniform and coordinated। Cilia provides uniform and coordinated movement। अगर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के एग्जांपल की बात करें तो एनसीईआरटी में गिवन है स्ट्रक्चर पैरामीशियम का। इसका पैरामीशियम एग्जांपल इज पैरामीशियम। पैरामीशियम की बॉडी की आउटर सरफेस पर होते हैं सीलिया These are cilia। अब पैरामीशियम के पास टोटल 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस कंपैरेटिवली लार्जर होता है विच वी कॉल मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस होता है स्मॉलर, वो होता है माइक्रोन्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेंगे, एक तो है बड़ा
which we call मैक्रोन्यूक्लियस, और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो कंपैरेटिवली होता है स्मॉलर, एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस। इसके अलावा पैरामीशियम के पास दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, एक इसके एंटीरियर पोर्शन में और एक इसके पोस्टीरियर पोर्शन में। इसके पास क्या होती है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक एंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट में। दिस वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो पैरामीशियम के पास न्यूक्लियस भी दो है, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस, और वैक्यूल भी दो है, एक एंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट में। उसके अलावा इसके पास एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलेट। दिस इज गलेट। अब गलेट होता क्या है, इट इज अ कैविटी, और ये कैविटी ओपन होती है आउटर सरफेस पे। इट इज अ कैविटी दैट open at outer surface। अगर हम न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो मैक्रोन्यूक्लियस इज रिजर्वायर ऑफ फूड, एंड माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प करेगा कॉन्जुगेशन में, यानी जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में, यानी कि रिप्रोडक्शन में। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन देखें तो ये क्या करती है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको बाहर क्या करवा देती है, एक्सक्रीट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट या जो सॉल्ट है उसको बैलेंस करने का काम कर रही है। इट मींस दिस इज हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या करती है, एक्सक्रीट्स एक्सेस of water, means helps in osmoregulation। ये था पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जो कि है सिलिएटेड प्रोटोजोन। इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी आती है स्पोरोजोन्स। फोर्थ टाइप के प्रोटोजोन्स है स्पोरोजोन्स। नेम से पता चल रहा है, स्पोर्स, इनकी बॉडी क्या करती है, स्पोर्स फॉर्म करती है, और वो क्या होती है, इन्फेक्शियस स्टेज। तो दीज फॉर्म्स स्पोर्स, और वो स्पोर्स क्या करते हैं, कॉजेज इन्फेक्शन। सबसे कॉमन एग्जांपल स्पोरोजोन्स का प्लाज्मोडियम जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, प्लाज्मोडियम ह्यूमंस में कॉज करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम की अलग अलग 4 स्पीशीज होती है जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम क्या करता है, इट कॉजेज मलेरिया। और प्लाज्मोडियम की वेक्टर होती है, वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज कीटो। ये थी लास्ट कैटेगरी प्रोटोजोन्स में जो थी स्पोरोजोन्स। यहाँ पर हमने हमारे किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड किंगडम को, फंजाई। थैंक यू।